तो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हिस्ट्री के इस सेशन में। और जैसा पिछले चंद दिनों से हम आधुनिक भारत और आधुनिक भारत पर आधारित भारतीय इतिहास पे आधारित जितने भी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी यही प्रयास है कि आपके साथ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। जैसा मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो संबंधित फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि आपके पास एक इंटीग्रेटेड स्टडी के रूप में चीजें सामने आए और जितने भी संबंधित तथ्य हो सकते हैं किसी एक प्रश्न पर, वो आपके साथ साझा किया जाए। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न हमसे कहता है कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अब इसको पहले ऐसे समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 1885 से पहले भारत में किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं था क्या? तो लाजमी तौर पर 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी भारत में बहुत सारे संगठन थे जो सक्रिय थे। उन समस्त संगठनों में एक संगठन, अब ध्यान से यहां से सुनिएगा, एक संगठन है जिसका नाम था इंडियन लीग। ठीक है, एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन लीग। इस इंडियन लीग नाम के संगठन की स्थापना 1875 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। शिशिर कुमार घोष। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके साथ एक इंटीग्रेटेड स्टडी की कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी संबंधित फैक्ट्स हैं किसी एक प्रश्न पर, उनको लेते हुए चलिए कि आखिरकार ये इंडियन एसोसिएशन शब्द जो है वो आया कहां। तो सर्वप्रथम घटना कहां की है? 1875 की घटना है। इस 1875 के दौरान एक संगठन की स्थापना हुई जिस संगठन का नाम था इंडियन लीग, जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसके ठीक एक वर्ष के बाद यानी कि 1876 में ये जो इंडियन लीग था, इसी का नाम परिवर्तित करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो वास्तव में इंडियन एसोसिएशन और कुछ नहीं बल्कि इंडियन लीग का ही एक तरीके से अगला नाम था। इसकी अगली संज्ञा थी जो इंडियन लीग को मिली कब? 1876 में। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन नाम के संगठन की स्थापना कब हुई? 1876 में। अब जब इस संगठन की स्थापना हुई तो इससे संबंधित दो प्रमुख नेता थे। एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, अब लाजमी तौर पर आपके आगे बात क्लियर हो गई होगी कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन जो है उसके संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब है। किंतु थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो जब कांग्रेस जैसे एक राष्ट्रव्यापी संगठन की स्थापना हो गई तो यह निश्चय किया गया कि अब इंडियन एसोसिएशन के अलग थलग कार्य करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो 1886 में यानी कि कांग्रेस की स्थापना के ठीक एक साल के बाद ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इस इंडियन एसोसिएशन को मिला दिया जाता है। किसमें? कांग्रेस में, है ना। तो ये इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाता है, मिला दिया जाता है किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो एक प्रश्न से संबंधित तमाम फैक्ट्स। इंडियन एसोसिएशन जिसकी पूर्ववर्ती संगठन वास्तव में इंडियन लीग थी, जिसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसी इंडियन लीग का नाम परिवर्तित करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया। और आपको आगे भी मैं फैक्ट्स बताऊंगा
ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए आगे चल के, वो आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे। बहरहाल, और 1886 में इस इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाता है किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, यानी कि 1 का जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अब वास्तव में इस प्रश्न को आप ऐसे लेकर चलेंगे कि आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तमाम ऑप्शंस में वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कम से कम एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की होगी, है ना? कम से कम एक बार करने वाले व्यक्ति गणेश अगरकर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नारोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, है ना? या आप इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनमें से किन्होंने 3 बार की। तो यानी कि इस क्वेश्चन के 2 प्रारूप बन सकते हैं। अगर आपसे यही ऑप्शन रखा जाए और ये ऑप्शन रखने के बाद आपको यहां पर दे कि किसने की 3 बार, है ना? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दूसरी बार किसने की? दूसरी बार यानी कि सेकंड सेशन में किसने की? तो भी इन तमाम चीजों का भी जवाब जो होगा वो एक ही होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। भारत के सबसे वृद्ध नेताओं में से एक, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है? ग्रैंड ओल्ड मैन, भारतीय राजनीति के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक, ग्रैंड ओल्ड मैन, जिनका नाम दादा भाई नारोजी था। दादा भाई नारोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। ठीक है, 3 बार की। कब कब की? तो पहली अध्यक्षता इनके द्वारा की गई 1886 में, है ना? जब आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये दूसरी, इसी कारण मैंने कहा था दूसरी सेशन, क्योंकि पहली सेशन 1885 में बंबई में हो चुकी थी। तो पहली बार दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 के कलकत्ता सत्र में की। ठीक है, कलकत्ता सत्र। ठीक है, पहली बार हो गया। दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की 1893 के सत्र में, 1893। और 1893 का जो सत्र हुआ था ये लाहौर में हुआ था, जो अभी वास्तव में पाकिस्तान का एक शहर है ना? और तीसरी बार जो इन्होंने अध्यक्षता की वो की थी 1906 में, 1906। और 1906 की भी अध्यक्षता कलकत्ता में ही की गई थी। ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है जी। तो पहली अध्यक्षता कब? 1886 में। दूसरी कब? 1893। कहां पर? लाहौर सत्र में। और तीसरी जो है वो 1906 में वापस से कलकत्ता। इसी कारण मैंने कहा था इन समस्त ऑप्शंस में अगर आपको क्वेश्चन की प्रकृति ऐसे भी आ जाए कि ऑप्शंस यही रहें और आपसे पूछा जाए कि 3 बार अध्यक्षता किसने की, तो भी जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता भी किसने की? पहला सत्र तो 1885 में हो चुका था, दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष भी कौन थे? दादा भाई नारोजी। और दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य आगे मिलते जाएंगे क्वेश्चन के संदर्भ में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। बहरहाल, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है ना? कौन से तौर पर? नरम दल के नेताओं के तौर पर नहीं जाना जाता। तो वास्तव में क्या है कि 1905 और इधर आप अगर लिखें 1885, मतलब जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, और जिस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, ये जो पूरा का पूरा समय है, ये पूरा का पूरा समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का समय कहा जाता है। नरम दल के नेताओं का समय। ठीक है,
अब ये वास्तव में नरम दल के नेताओं का काल या समय, नरम दल कहने का क्या मतलब? तो नरम दल के नेता यानी कि जो भी, इनको इंग्लिश में कहा जाता है मॉडरेट्स। क्या कहा जाता है? मॉडरेट्स। तो नरम दल कहने का यह मतलब ऐसे नेता जिनका यह मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी भी प्रकार के विद्रोह या मार काट से संभव नहीं है ना? ये एक ऐसी स्थिति है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया जाना चाहिए। अब किस प्रकार का सहयोग किया जाना चाहिए? तो आप उनके विधायिका का अंग बने, और अंग बनने के बाद जो भी उनके कार्यशैली की खामियां हैं, उनके आगे आप उनको उजागर करें और अंग्रेजों के मन में आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आंतरिक बदलाव लाएं कि वो खुद आपको स्वतंत्रता देने पर मजबूर हो जाए, है ना? यानी कि एक तरीके से कहें तो अनुनय विनय की नीति, रिक्वेस्ट की नीति, आप उनको बार बार मजबूर करें संवैधानिक तरीके से, है ना? अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना। तो इस प्रकार की मानसिकता जिन नेताओं की रही, उनको नरम दल के नेता के तौर पर जाना गया। और उनका काल क्या है? 1885 से लेकर 1905। इस दौर में बहुत सारे नेता आए, चाहे वो केटी तेलंग हो, फिरोज शाह मेहता हो, बदरुद्दीन तैयबजी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो। ये समस्त नेता क्या थे? नरम दल के नेता थे। लेकिन ये जो वर्ष 1905 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। कुल मिलाकर बंगाल विभाजन कहने का यह मतलब कि हिंदू मुस्लिम की रणनीति को अपनाते हुए वर्तमान के बांग्लादेश को वर्तमान के पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाता है, जिससे कांग्रेस के अंदर एक अन्य प्रकार के दल की उत्पत्ति होती है, जिस दल को कहा जाता है गरम दल, है ना? गरम दल। गरम दल कहने का मतलब सिंपल सा ये कि वे दल जो नरम दल के विरोध में थे, यानी कि जिनका यह मानना था कि अनुनय विनय की नीति से, बार बार स्वतंत्रता मांगने से, रिक्वेस्ट करने से मिलने वाली नहीं है, हमें पुरजोर तरीके से आवाज उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले जो नेता हुए, उनको गरम दल का नेता कहा गया। और गरम दल के नेताओं की जब आप स्थिति देखेंगे तो तीन प्रमुख नेता इसमें आते हैं, लाल, पाल और पाल, है ना? लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल। और हालांकि अरविंद घोष भी, है ना, अरविंदो घोष भी जो है वो इसी प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति थे। तो ये समस्त नेता किसमें गिने जाते हैं? गरम दल के नेताओं में गिने जाते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें नरम दल का नेता नहीं था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है ना, लाल बाल पाल के बाल वाले, वो क्या थे? एक तरीके से गरम दल के नेता थे, मतलब वो नरम दल के नेता जो है वो नहीं थे। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो गया 3 का ए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में की गई। ठीक है, किसके सहयोग से की गई? ए ओ ह्यूम के सहयोग से की गई। ए ओ ह्यूम के सहयोग से की गई। जिस समय इसकी स्थापना हुई, उस समय भारत का एक तरीके से गवर्नर जनरल, या आप यूं कह लें वाइसराय, कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ये समस्त चीजें आप दिमाग में रखते हुए चलें। ठीक है, पहली बैठक कहां हुई थी? पहली बैठक कहां हुई थी? तो पहली बैठक कहां हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है जी, कहां पर है ये? बंबई में। क्लियर है? क्या पहले से तय था कि बैठक, पहली बैठक जो है वो कहां होगी? तो बंबई में होगी? नहीं, पहले यह सुनिश्चित किया गया था कि पहली बैठक कहां होगी? पुणे में।
तो पुणे में क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुणे में उस साल हैजा फैल गया, जिस कारण मजबूरन पुणे से जगह को स्थानांतरित करके कहां किया गया? बंबई किया। क्लियर है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये फैक्ट्स, तो 1885 जो है वो इसका सही जवाब होगा, यानी कि 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में से नहीं है? वही नरम दल गरम दल, है ना? तो गरम दल का मैंने आपको 3 चीज बताया। गरम दल में कौन कौन? लाल, पाल, पाल, और साथ में कौन से? अरबिंदो, अरबिंदो घोष। ये क्या थे? ये गरम दल के नेता थे, है ना? क्यों गरम दल की स्थिति आई थी? किस घटना के बाद गरम दल सक्रिय हो गया था? बंगाल विभाजन, बता चुका हूं। तो पूछ रहा आपसे नरम दल के कौन नहीं थे, तो लाजमी तौर पे आप देख पा रहे होंगे कौन नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि इनको दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 के दौरान दी गई थी, है ना? तो इनका पूरा नाम क्या बन गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं थी। कौन कौन सी? केसरी और मराठा। ठीक है, और भारतीय इतिहास में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। ये गरम दल के नेता थे, अभी अभी बताया, और गरम दल के नेता होने के साथ साथ इन्होंने नरम दल के नेताओं के ऊपर खूब टिप्पणी की। नरम दल के नेताओं की कार्यशैली के बारे इन्होंने ये कहा कि ये साल भर मेढकों की तरह टरटराते रहते हैं। तो नरम दल के नेताओं को मेढक की तरह, उनके द्वारा कहे गए चीजों और मांगों को मेढक के टरटराने की संज्ञा देने वाले व्यक्ति भी और कोई नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। उससे संबंधित जो है वो फैक्ट। हाँ, लोकमान्य की उपाधि 1915 में दी गई। किस 1915 में क्या चल रहा था? तो होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है जी, तो सही जवाब क्या हो गया इसका? 5 का बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब इसमें आप इसको असैनिक ना मानकर सैनिक सेवक मानेंगे। दूसरा ऑप्शन है मिलिट्री कमांडर, तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता, और चौथा है विज्ञानी। तो थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या उसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? एओ ह्यूम। अब एओ ह्यूम जो है वो एक तरीके से बहुत सारे योग्यताओं से परिपूर्ण थे। बहुत सारी योग्यता कहने का मतलब ये कि पहली बात तो ये कि एक एक्स सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, अधिकारी के तौर पर, सेवानिवृत्त अधिकारी के तौर पर। दूसरी बात यह कि इनको वनस्पति ज्ञान का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था, यानी कि बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञान। और इसके साथ साथ ये पक्षी विशेषज्ञ भी थे, है ना? पक्षी विज्ञान से संबंधित भी ये रहे। यानी कि अगर आप इनकी प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति किससे मिलती जुलती है? एक वैज्ञानिक से संबंधित, है ना? विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित। और कहीं पर लिख लीजिएगा कि इनको एक उपाधि भी दी गई, और क्या कहा गया? हर्मिट ऑफ शिमला। ये इनकी उपाधि है एओ ह्यूम की। ठीक है जी, और एक बात और ध्यान रखना है कि एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका तो निभाई, संस्थापक तो थे, लेकिन ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्षता इन्होंने नहीं की। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? डी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे।
अधिकतर नरमपंथी नेता थे, मतलब वही नरमपंथी नेता जहां पे बात आएगी तो उनका काल कब से कब तक कहा जाएगा, 1885 से लेकर 1905। नेताओं में, प्रमुख नेताओं में कौन कौन से होंगे? केटी तेलंग होंगे, डी वाचा होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे, फिरोज शाह मेहता होंगे, बदरुद्दीन तैयबजी होंगे। ये तमाम नेता जो हैं वो जाने माने नरम पंथ के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नरमपंथी नेता की बात की जा रही है, इनमें से अधिकतर नेता क्या थे, उनका ताल्लुकात कहां से था? ग्रामीण क्षेत्रों से था, शहरी क्षेत्रों से था, ग्रामीण और शहरी दोनों से था, या पंजाब से था? तो देखिए, जब आप नरम दल के नेताओं का ये जो कार्यावधि है, कार्यकाल है, और जब आप उनके कार्यशैली की समीक्षा करेंगे तो उसमें उनका एक नकारात्मक बिंदु यह भी था कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो एक तरीके से धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते थे, और उनमें से अधिकतर नेताओं का संबंध शहरी क्षेत्रों से था। यह भी कारण है कि इनके समय में, यानी कि नरमपंथी नेताओं के समय में, कांग्रेस की पहुंच आम जनता तक जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। यह बात भी तय है। और दूसरी बात यह कि नरमपंथी नेताओं में से अधिकतम नेता जो थे वो समाज के उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे। तो नरमपंथी नेताओं के कार्यशैली, कार्यप्रणाली और उनके द्वारा लिए गए कदमों की अगर आप समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में पहली बात तो यही होती है कि इनका जो जनाधार था वो कम था, और उसके पीछे का कारण यह था कि इनमें से अधिकतर का संबंध शहरी क्षेत्रों से था। और दूसरी बात मैंने बताई कि ये समाज के उच्च वर्ग, जिसको आप अपर कास्ट के तौर पे कहते हैं, अधिकतर नेता उसी वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, तो लाजमी तौर पर जो सातवां सवाल है, सातवां सवाल का जवाब क्या हो गया? बी, शहरी क्षेत्र। चलिए, आठवां प्रश्न क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? अब इसका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डिस्कस किया जाता है, लॉर्ड कर्जन। ये जब भारत आया ना, तो भारत आते के साथ इसने बहुत सारे कारनामे किए, बहुत सारे अधिनियम को निकाला, और उन अधिनियमों को निकालने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जितनी बर्बरता से हो सके कांग्रेस का दमन किया जाए और यहां के लोगों का शोषण किया जाए। मैं ऐसा इसी कारण कह रहा हूं क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 का, 1905 में जो किया गया, ये तो केवल इसकी एक कृत्य है। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे अधिनियमों को पारित किया, जैसे 1899 का एक अधिनियम जिसको कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कहते हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट अधिनियम। अब ये कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट क्या था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कहने का सिंपल मतलब ये था कि जो चयनित भारतीय होते हैं विधायिका में, या जो चयनित भारतीय विधायिका के अंग थे, उनकी संख्या को कम करने का प्रयास किया गया कि उनका प्रतिनिधित्व कम से कम हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर इसने क्या किया? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम ले आया, ये विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको हम यूनिवर्सिटी एक्ट के तौर पर भी जानते हैं। तो ये जो समस्त कदम, और फिर 1905 का बंगाल विभाजन, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्तमान के बांग्लादेश को वर्तमान के पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाना, कारण यह बताना कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस पे प्रशासन संभव नहीं है, एकत्रित प्रशासन संभव नहीं है। लेकिन वास्तविक कारण क्या? कि बांग्लादेश के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को वेस्ट बंगाल के हिंदू और बंगाली मेजॉरिटी एरिया से क्या करना? अलग कर। ठीक है जी, तो ये किसकी कृत्य? लाजमी तौर पर लॉर्ड कर्जन की कृत्य। ठीक है,
तो 8वें का सही जवाब क्या हो गया भैया? बी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न ध्यान से समझेंगे हम। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि कुछ संगठनों के नाम हैं, जैसे बंबई एसोसिएशन, मद्रास महाजनसभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। कहा जा रहा है कि इनकी स्थापना के संदर्भ में आप ये बताइए कि इसकी स्थापना किसकी स्थापना पहले हुई थी, कुछ ऐसे। उसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, सबका वर्ष जान जाइए, इतिहास जान जाइए, फिर सजा आप खुद लेंगे। तो बंबई एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1852 में होती है, 1852 में। और इसकी स्थापना खुद में प्रभावित होती है। इसकी स्थापना के पीछे का मेन कारण यह था कि इसके ठीक एक वर्ष के पूर्व 1851 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी। कहां पर? बंगाल में। यह स्थापना बंबई में है, पर यह स्थापना किससे प्रेरित थी? तो 1851 में एक दूसरे संगठन से, जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है जी। तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना कब? 1852 में। किससे प्रेरित? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रेरित। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1851 में। ठीक है, दूसरे संगठन पे चलते हैं। दूसरा संगठन क्या है? मद्रास महाजन सभा। अब लाजमी तौर पे आपको नाम ही दिख गया, मद्रास महाजन सभा, मतलब यह इसकी स्थिति कहां पर हुई होगी? मद्रास में। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा जो है, इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से ठीक एक वर्ष पूर्व, यानी कि 1884 में हुई थी, 1884 में। और साथ में आप कहीं पे लिखते चलें कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना के पीछे 3 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान था। कौन कौन? पहले थे पी आनंद चार्लू। ठीक है, दूसरे थे बी सुब्रमण्यम अय्यर। ये इनके संस्थापकों की सूची। किसकी संस्थापक? मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों की सूची। और तीसरे थे एम वीर राघवाचारी। एम वीर राघवाचारी। ठीक है जी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थिति कब बनी? 1884 में, ठीक एक वर्ष पूर्व। किसके एक वर्ष पूर्व? कांग्रेस की स्थापना से एक वर्ष पूर्व। और इसकी बात तो मैंने की ही है थोड़ी देर पहले। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब स्थापना? 1876 में। और उसके थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन अपने आप में एक तरीके से किसका रूप कहा जाए, तो इंडियन एसोसिएशन की 1876 में स्थापना से पूर्व शिशिर कुमार घोष ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन लीग की। यानी कि एक वर्ष पूर्व बोले तो 1875, इंडियन लीग की। किसके द्वारा? शिशिर कुमार। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो सबका केवल वर्ष याद नहीं रखना, कौन किस संगठन से संबंधित है ये भी याद रखनी चीज है। क्लियर है जी? अब आपको कहा जा रहा है कौन पहले कौन बाद में, तो आप देख लीजिए। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई भाई? 1852 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 और वो चला गया 1875। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन है, यानी कि पहला। ठीक है जी। पहले के बाद फिर कौन आ गया? पहले के बाद फिर 1852 के बाद क्या आएगा? 1875। 1875 क्या है अपना? इंडियन लीग, यानी कि 1 के बाद 4। उसके बाद फिर क्या आएगा? इंडियन एसोसिएशन 76, यानी कि 3।
और लास्ट में कौन सा आएगा? 1884 वाला मद्रास महाजन सभा यानी कि 2। क्लियर है? इसी कारण मैंने बताया कि अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पूरी स्थिति और इतिहास पता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो याद रखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति जो नरम दल के नेता से थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे तो कब अध्यक्षता की इन्होंने? तो कांग्रेस का जो थर्ड सेशन होता है ना, तीसरा सत्र, पहला 85 में, कहां पर? बंबई। और पहले अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कहां पर? कलकत्ता में, थोड़ी देर पहले बताया था। अध्यक्ष कौन? दादा भाई नारोजी। तीसरा कहां हुआ? मद्रास में। और इसी मद्रास के सत्र में सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के चुने गए कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और ठीक इसके अगले सत्र में यानी कि फोर्थ सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहला गैर भारतीय अध्यक्ष मिला, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज यूल। तो तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कहां पर? मद्रास में। चौथा में कौन? जॉर्ज यूल। कहां पर? इलाहाबाद। जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे हमारे यहां संसद के दो सत्र होते हैं या दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश संसद की अगर आप बात करें तो दो सदन होते हैं। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरे को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति वही है जो हमारे यहां राज्यसभा की है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव वाली। और हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति वही है वहां पर जो हमारे यहां लोकसभा की है, प्रत्यक्ष चुनाव वाली। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस भारतीय ने पहली बार चुनाव लड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि दादा भाई नारोजी थे। और वहां पर फिर उन्होंने वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा जो भारत में आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया। और इतना ही नहीं, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में एक संगठन की भी स्थापना, नींव डाली, जिसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के भी संस्थापक कौन? दादा भाई नारोजी। कहां पर इस संगठन की स्थिति आई? लंदन में। और फिर वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पहले भारतीय जिन्होंने चुनाव लड़ा, और वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर और भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शोषण को एक तरीके से क्या किया, लोगों के सामने, वहां के लोगों के सामने लाने का की कोशिश की, उसमें सफल रहे, है ना। और इन्होंने अंग्रेजी अधिकारी और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो भारत में आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उस आर्थिक शोषण के संदर्भ में एक सिद्धांत भी दिया, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ। धन के एक प्रवाह निकासी का सिद्धांत, ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ।
वेल्थ मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी किनके द्वारा दिया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया। और इनकी दो प्रमुख पुस्तक या लेख आप कह लें, जिसमें से पहला क्या है? गरीबी, किताब का नाम इंग्लिश में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन। और दूसरा है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, भारत को इंग्लैंड का कर्ज। क्योंकि जब सब पैसा यहीं से जा रहा है तो लाजमी तौर पर कर्ज किसके ऊपर होगा? उल्टे भारतीयों के ऊपर ही होगा। और इस कर्ज का कारण क्या है? तो भारत से क्या करना? एक तरफा पैसे का निकासी करवाना। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या है भैया? दादा भाई नारोजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। देखिए, आप अलग अलग वायसराय ने अलग अलग समय पर अलग अलग कथन दिए। अब सारे कथनों को हूबहू याद करना संभव नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन कुछ कुछ कूट शब्द होते हैं जिनको अगर आप मस्तिष्क में रख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जहां पर भी पतन और लड़खड़ाहट शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा ये स्टेटमेंट किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया जिसने 1905 में बंगाल विभाजन, 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया। थोड़ी देर पहले मैंने इन सब के बारे जिक्र किया है, तो लाजमी तौर पे ये तमाम चीजें किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? किसके अध्यक्ष? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले समझिए, 1905 में होता है बंगाल विभाजन। ठीक है, और जैसा आपको पता है इस बंगाल विभाजन के बाद जो गरम दल के नेता होते हैं उनके इनिशिएटिव यानी कि उनके कदम उठाए जाने के कारण भारत में एक सबसे पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होती है जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। अब क्या है ना कि चूंकि कांग्रेस इतनी बड़ी संगठन थी तो किसी एक दो नेता के द्वारा कोई उठाया गया कदम तब तक स्वीकृत नहीं हो सकता था जब तक वो कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत ना हो। ऐसे नहीं कि आज दो नेताओं ने बोल दिया ये हो तो ये हो। भैया संगठन है तो संगठन के तौर पर कार्य करेगा और संगठन का रूल है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कदम उठाते हैं तो पहले प्रस्ताव पारित करवाइए। तो इसी स्वदेशी आंदोलन के मद्देनजर, और यह स्वदेशी आंदोलन खुद में किसकी देन थी? बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी चीजों का एक परिणाम था। तो लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कदमों का एक तरीके से उसका विरोध करने के दृष्टिकोण से और स्वदेशी आंदोलन को एक तरीके से क्या करना? सपोर्ट करना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कांग्रेस के पटल से यह आवाज उठाई जानी कि यह जो विभाजन है वो गलत है। इन्हीं दो उद्देश्यों के मद्देनजर 1905 में कांग्रेस का सत्र बुलाया गया। कहां पर? बनारस में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। जी के गोखले। ठीक है जी, तो क्यों हुआ ये 1905 का अधिवेशन बता चुका हूं आपको। स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के विरुद्ध कांग्रेस का एक प्रस्ताव के तौर पर किसने अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, 14वें प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? अब कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन कांग्रेस की बता चुका हूं 1885 में
पहला अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब उस दौरान स्थिति ये थी कि कांग्रेस से पहले का, थोड़ी देर पहले मैंने एक संगठन बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, 1876 का संगठन जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है जी, इंडियन एसोसिएशन। वही इंडियन एसोसिएशन जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फाउंडिंग मेंबर्स में आनंद मोहन बोस जी का भी नाम आता है। तो जिस वर्ष स्थापना की गई कांग्रेस की, उस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बहुत सारे कांग्रेस के नेता इंडियन एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, जिस कारण वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शरीक नहीं हो पाए। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के ठीक एक वर्ष के बाद इस इंडियन एसोसिएशन का विलय ही हो गया। किसमें विलय हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो कौन भाग नहीं ले पाए? अभी अभी मैंने बताया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं ले पाए। क्या कारण था इसके पीछे? इंडियन एसोसिएशन की खुद की बैठक, और फिर उसका आगे चलकर आईएनसी में ही यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाना? तो विलय हो जाना। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूं, पहला अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, और पहली बैठक कहां हुई थी इसकी, या स्थापना बैठक? वो भी बता चुका हूं कई बार, बंबई में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कहां पर हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां पर है ये? मुंबई में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? WC बनर्जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी भारत में संगठन थे, लेकिन कायदे से आवाजें तो उठ रही थी, पर उन आवाजों को संगठन के तौर पर आवाज देने वाली जो पहली संस्था हुई, जिसने एक तरीके से पॉलिटिकल स्टैंड यानी कि पॉलिटिकल धरातल दी लोगों के मांगों को, वो एसोसिएशन कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुई। कहां पर? बंगाल में, याद रखिए। और लैंड होल्डर का मतलब होता है जमीन, इसी कारण लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसका दूसरा नाम क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है जी, तो लाजमी तौर पर शुरुआती दौर में इस एसोसिएशन, इस संगठन के केंद्र में कौन थे? जमींदार थे। अच्छा, आगे क्या हुआ? 1837 में इसकी स्थापना, फिर 1843 में यानी कि 1843 में एक और संगठन की स्थापना होती है। कहां पर? बंगाल में, जिसको कहा जाता है ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी। ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी, या इसका अगर आप उचित नाम जानना चाहें तो इसको ऐसे समझिए, 1837 में किसकी स्थापना हुई? जमींदारी एसोसिएशन, जिसको क्या कहा जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी, इसी का दूसरा नाम है। किनके द्वारा की गई? द्वारका नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, भवानी चरण मित्र, भवानी चरण मित्र, और इनके साथ प्रसन्न कुमार टैगोर भी। इन तमाम लोगों ने मिलकर
लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। कहां पर? बंगाल में की। कब की? 1837 में। जिसके केंद्र में कौन थे? जमींदार थे। अब आगे सुनिए। इसके 6 साल के बाद यानी कि 1843 में एक और संगठन की स्थापना की गई जिसको कहा जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और 1851 में 1851 में इस जमींदारी एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है और इनको मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, सिंपल सी बात। 37 में जमींदारी यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर, भवानी चरण मित्र, प्रसन्न कुमार टैगोर के द्वारा। 1843 में एक दूसरी संगठन की स्थापना जिसका नाम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और फिर 1851 में दोनों का विलय करके क्या बना दिया जाना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सिंपल, क्लियर। इसका सही जवाब क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपने पहले ध्यान से सुना होगा तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लैंड होल्डर सोसाइटी, वही जमींदारी एसोसिएशन 1837 वाला, की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो नाम में ही क्या था? जमींदार। ठीक, क्लियर हो गई चीज। अच्छा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 1866 में दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा तो बताया था। कहां की थी? लंदन में की थी। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय भी थे। ठीक है, जब मैं ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ वगैरह के बारे में बता रहा था तो उसी श्रृंखला में। तो कहां की गई थी? लंदन में। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा चीजों को तो चीजें अब क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, जब कांग्रेस के पूर्व के संगठनों की बात की जाती है तो एक और संगठन की बात होती है जिसको कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा, है ना? महाराष्ट्र के क्षेत्र का यह संगठन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। क्यों है? सबसे पहले यह समझिए कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में तो हुई। किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई। अब पहले महादेव गोविंद रनाडे के बारे सुन लीजिए, फिर इस संगठन के बारे सुन लीजिएगा। महादेव गोविंद रनाडे को भारतीय सुकरात भी कहते हैं। सुकरात एक पश्चिम देश के जाने मारे दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। तो उनकी तुलना जो है वो इनसे की जाती है। जैसे कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है, वैसे ही रनाडे को भारतीय सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस संगठन की, जिसका नाम क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा इसी कारण भी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने लॉर्ड लिटन के द्वारा लाए गए एक अधिनियम को क्या किया? के विरुद्ध कार्य किया। अब लॉर्ड लिटन ये एक वायसराय के तौर पे भारत में आया था और अपने कार्यकाल में लिटन ने एक अधिनियम निकाला जिसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये प्रेस एक्ट क्या था? कुल मिलाकर कोई भी भारतीय संपादक अगर अपने किसी भी आर्टिकल को यानी कि लेख को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो पहुंचाने से पहले उसको स्वीकृति लेनी पड़ती थी, या तो मजिस्ट्रेट से या डेप्यूटी कमिश्नर से। यही था ये अधिनियम। ठीक है, तो इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाली संस्था कौन थी? पूना सार्वजनिक सभा। और दूसरी बात, ये वही संगठन है पूना सार्वजनिक सभा जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में याचिका दायर की। याचिका यानी कि पिटीशन,
और याचिका दायर करते हुए मांग की कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रत्यक्ष योगदान हो, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो। तो ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करने वाला भी संस्था कौन? पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीयों की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हेतु याचिका। दोनों चीजें याद रखिएगा, लिटन के द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध और भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए याचिका दायर करने वाली संस्था कौन? पूना सार्वजनिक सभा। किसके द्वारा स्थापित? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापित, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय सुकरात कहा जाता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी कथनों पे विचार करते हैं, चीजें क्लियर होंगी। पहला कथन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भैया पहला अधिवेशन कलकत्ता में कहां से हुआ? बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल बता रखा हूं, 1886। दूसरा अधिवेशन हुआ कहां पे था? कलकत्ता में। तो भैया दूसरा स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। और तीसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। अब ये लखनऊ समझौता 1916 का इंपॉर्टेंट है। देखिए 1916 में जैसा ये स्टेटमेंट कह रहा है, कांग्रेस की बैठक कहां हुई? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मंजुमदार, एसी मंजुमदार, ये भी कहीं लिख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के बाद जो है वो नरम दल और गरम दल के बीच एक टकराहट सी चल रही थी। तो 1907 में ना सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन, जिस सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस के गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया, है ना। तो 1916 का यह सत्र लखनऊ का, जिसकी अध्यक्षता एसी मंजुमदार ने की, ये इसी कारण भी जाना जाता है कि कांग्रेस में वापसी होती है। किनकी किनकी? गरम दल के नेताओं की। वे गरम दल के नेता जिनको 1907 के सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और दूसरा मुस्लिम लीग के नेताओं का भी। ठीक है, तो ये जो सत्र है 1916 का, या इसी कारण है, मैं यहां कूट में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में गरम दल के नेता एवं मुस्लिम लीग एक साथ आना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1900 अधिवेशन के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग का आगमन तो हुआ ही था, साथ में गरम दल के नेताओं की वापसी भी हुई थी। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन कौन कौन सा सही है? 2 और 3। पहला कथन अगर यहां पर बंबई होता तो सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यह डिस्कस किया। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? याद कीजिए, वही 1870। 1870 का पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, है ना। इसी ने पिटीशन दायर किया था और उस पिटीशन में
2000 मतलब 21713 21,713 लोगों के हस्ताक्षर थे। उस हस्ताक्षर के साथ ये मांग की गई, याचिका दायर की गई कि हमें ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व चाहिए। और संस्थापक कौन पूना सार्वजनिक सभा के? वही जिन्हें भारतीय सुकरात कहा जाता है, एमजी रनाडे। यानी कि सही जवाब क्या हो गया जी? पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? ठीक है, अब देखिए, इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस, पहले भारतीयों को आईसीएस में भाग लेने का अधिकार नहीं था, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, उसकी एक अलग इतिहास है। लेकिन जब यह जद्दोजहद हुई तो उस दौरान पहला भारतीय आईसीएस बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये भी याद रखिएगा, ये पहले भारतीय आईसीएस थे, है ना। कब बने थे? 1863 में। और जो दूसरे भारतीय आईसीएस बनते हैं उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सेकंड आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन वाले। ये दूसरे भारतीय आईसीएस थे। अब इनके पीछे भी एक इतिहास है, बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है। ये पहली बार आईसीएस बनते हैं कब? पहली बार आईसीएस बनते हैं 1869 में, 1869 में। भारत के दूसरे भारतीय आईसीएस जो कब बनते हैं? 1869 में। लेकिन 1869 में जब ये बन के आते हैं तो उम्र की सीमाओं पर वाद विवाद हो जाता है, एज लिमिट। और एज लिमिट के कारण इनको अपना पद त्यागना पड़ता है। 69 में बने, पद त्याग कर दिया, छोड़ के जाना पड़ा, बर्खास्त हो गए एज के कारण। यही बात नहीं रुकती, ये दोबारा आते हैं बन के 1871 में। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी दो बार बने हैं आईसीएस, 1869 और 1871 में। और इस बार भी इन्हें बर्खास्त किया गया कुछ न्यायिक मामलों के अंतर्गत। और जब इनकी दोबारा बर्खास्तगी हुई तो उसके बाद इन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब एक आंदोलन चलेगा, अब एक संगठन बनाया जाएगा, जिस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। वही इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 में। ठीक है, तो कहां आज उस जमाने का आईसीएस मतलब आज के जमाने का आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहां लोगों से एक बार नहीं निकलता और इन्होंने दो बार निकाला और दोनों बार बर्खास्त हुए। एक बार एज के कारण, दूसरे बार न्यायिक गतिविधियों के मामलों के अंतर्गत। ठीक है जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत। पहले भारतीय कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरे भारतीय कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो दो बार बने। फिर आगे चल के तो बिहारी लाल गुप्ता भी आईसीएस बनते हैं। चलिए, ये भी हमने डिस्कस किया था, वही लैंड होल्डर सोसाइटी। कब की वाली? वही जमींदारी एसोसिएशन, 1837 बंगाल में। कौन कौन बताया था? द्वारकानाथ टैगोर, भवानी चरण मित्र, बता रखा हूं, है ना। इन तमाम, प्रसन्न कुमार टैगोर, इन सब लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका 1851 में ब्रिटिश बंगाल इंडियन सोसाइटी के साथ विलय होता है, बता चुका हूं, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो संस्थापक कौन थे इसके? द्वारकानाथ टैगोर। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, याद होगा आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में, जिसका विलय कर दिया गया किसके साथ?
जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ 1851 में, है ना। दूसरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ना, इसकी स्थापना हुई 1852 में। ठीक है जी। पूना सार्वजनिक सभा बता चुका हूं, महादेव गोविंद रनाडे 1870। और इंडियन एसोसिएशन तो आपको पता ही है 1876। तो कायदे से यहां ऑप्शन में 53 नहीं 43 होना चाहिए। ठीक है, मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में, तो ए का 1 हो गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब? 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा कब? 1870। यहां पे 76 नहीं 70 होना चाहिए। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला कब? 1876 में। यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 43 और वहां क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, फिर से वही मिलाने वाली चीज। इंडियन एसोसिएशन अभी बताया कब? 1876 में। कांग्रेस की स्थापना खुद कब हुई? 1885 में। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है ना। इसकी स्थापना उसी वर्ष जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना, 1885 में। और याद रखना है कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है जी, इसके 3 प्रमुख सदस्य कौन कौन? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। और चूंकि कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई, इसी कारण बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को कांग्रेस की पूर्ववर्ती भी कहा जाता है ना। कांग्रेस की पूर्ववर्ती, 1885 में ही दोनों की स्थापना हुई है। ठीक है, और लास्ट क्या बच गया जी? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थिति कांग्रेस की स्थापना से ठीक 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1884 में। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा जो थी, इसके स्थापना के पीछे भी बता चुका हूं, हालांकि मैं 3 व्यक्तियों का नाम मैंने लिया था। कौन कौन? पी आनंद चार्लू, दूसरा कौन? बी सुब्रमण्यम अय्यर, और तीसरे एम, है ना, वीर राघवाचारी। थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो मद्रास महाजन सभा 1884, बंबई प्रेसिडेंसी 1885, इंडियन एसोसिएशन 76 और कांग्रेस 85, यानी कि ए का 1 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ये तीनों व्यक्ति किससे जुड़े हुए? मद्रास महाजन सभा। ठीक है, और ये तीनों किससे जुड़े हुए? बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्लियर? ये थे आपके समक्ष आधुनिक भारत के 25 अतिरिक्त क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। अगले सत्र में हम फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।